नमस्कार, मैं कुमार पंकज और अभी आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे पुरातात्विक स्थल की जिसे इतिहास के दर्जनों शोध पत्र में गंभीरता से रेखांकित किया गया है। हिंदी एवं मैथिली साहित्य में इस स्थल से जुड़े राजवंश की चर्चा बार बार आती है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि यह क्षेत्र किसी समय में मिथिला राज्य की राजधानी भी रहा है, लेकिन जब इस ऐतिहासिक स्थल को एक मुकम्मल पहचान देने की बात होती है तो इसे नज़रअंदाज करते हुए टरका दिया जाता है। समस्तीपुर जिला के पूसा प्रखंड का वैनी गांव इतिहास के दर्जनों शोध ग्रंथों में तत्कालीन मिथिला क्षेत्र की राजधानी के अलावे विद्यापति की कर्मभूमि एवं ओइनवार राजवंश से जुड़े स्थलों के रूप में चिन्हित किया जाता रहा है। स्थानीय विद्वानों का दावा है कि विद्यापति का बचपन यहीं गुजरा है। विद्यापति ने अपनी पुस्तक कृतिलता एवं कृति पताका की रचना इसी गांव में रहकर किया है। ऐतिहासिक महत्व के इस वैनी गांव में ओइनवार राजवंश के शासक शिव सिंह के नाम से 2 टीला है। पुरातात्विक महत्व के इन दोनों टीलाओं के आसपास पुरातात्विक अनुसंधान की गहन आवश्यकता है। ग्रामीणों के अनुसार इस स्थल से स्वर्ण सिक्का, मिट्टी के बर्तन, काले पत्थर की मूर्ति, जांता चक्की से लेकर नरकंकाल तक इन टीलों से प्राप्त हो चुके हैं। इतिहास के पन्नों से ज्ञात होता है कि इसी ओइनवार राजवंश के शासक शिव सिंह के शासन का परचम 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राचीन मिथिला राज्य के अलावे बंगाल के पंचगौड़ तक था। आखिर क्या है वैनी गांव का इतिहास और क्या है ओइनवार राजवंश का विद्यापति से संबंध, यहाँ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विद्यापति ने अपनी 2 पुस्तक कृतिलता एवं कृति पताका की रचना क्या आज के इसी वैनी गांव में रहकर किया है। आइए देखते हैं वैनी से जुड़े तथ्य एवं इससे जुड़े दावों की पड़ताल करती न्यूज भारत टीवी की यह रिपोर्ट, जिसे हम सुगमता हेतु 6 भागों में विभाजित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसकी एक एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे स्किप करके ना देखें। आज ओइनी गांव के इतिहास का हर पन्ना उपेक्षित है। 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के प्रारंभ तक प्राचीन मिथिला राज्य के सियासत एवं सत्ता का केंद्र बिंदु रहा यह गांव आज अपने अतीत पर मौन है। समस्तीपुर जिला के पूसा प्रखंड के वैनी गांव का इतिहास समय के साथ बदलता रहा है। बौद्ध काल में कभी अयनी गांव के नाम से जाना जाने वाला यह गांव 12वीं शताब्दी में समय के साथ बदलते बदलते ओइनी गांव के रूप में जाना जाने लगा। मुगल काल के बाद अंग्रेजों के शासन काल में ओइनी शब्द अंग्रेजी उच्चारण दोष के कारण वैनी के रूप में उच्चारित होने लगा। ओइनी का नाम विस्तारित होकर दस्तावेज में आज चकले वैनी हो चुका है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर अवस्थित खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन इसी वैनी गांव में है। खुदीराम बोस का पूसा के साथ जुड़ाव स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक अलग घटना खंड है, लेकिन कभी इस रेलवे स्टेशन का नाम वैनी पूसा ही था, जो वैनी पूसा स्टेशन से आज खुदीराम बोस पूसा हो चुका है। वैनी गांव पर शहरी परिवर्तन का असर एवं समीप में स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के प्रभामंडल का प्रभाव उनके नाम पर इतना असर डाला कि आज हालत यह है कि वैनी गांव अब पूसा रोड के रूप में ही जाना जा रहा है। वैनी शब्द भी जुबान से गायब होने के कगार पर है। इस संबंध में वैनी पर कई दफा रिपोर्टिंग कर चुके समस्तीपुर के सीनियर जर्नलिस्ट संजय राजा से हमने यह जानने का प्रयास किया कि ओइनी शब्द का सफर आज पूसा रोड में कैसे तब्दील हुआ। आइए सुनते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संजय राजा को। वैनी नहीं, अब आप इसको खुदीराम बोस पूसा भी कह सकते हैं। ओइनी से खुदीराम बोस पूसा तक का सफ़र बड़ा ही दिलचस्प रहा है। ओइनवार वंश की राजधानी रही है ओइनी। अभी हाल फिलहाल में कुछ लोगों से बातचीत के क्रम में मालूम हुआ है कि ओइन ठाकुर नाम के एक ज़मींदार हुआ करते थे और उन्हीं के नाम पर संभवतः इस जगह का नाम ओइनी पड़ा है।
और मिथिला का प्रबल प्रतापी राजवंश एक हुआ, ओइनवार राजवंश, जिसकी राजधानी ओइनी रही है। इसका कई जगह टुकड़े टुकड़े में इसका साक्ष्य भी उपलब्ध है। लेकिन ओइनी के साथ यह दुर्भाग्य रहा है कि इसको ऐतिहासिक रूप में पहचान नहीं मिल सकी। पहले अभी जो आप खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, इस स्टेशन का नाम पहले ओइनी था। जो लोग 60-70 के दशक में जो लोग ट्रेन से यात्रा करते थे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस स्टेशन का नाम पहले ओइनी था। लोग कहते थे ओइनी स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगे, और ओइनी बोलने में अंग्रेजों को होती थी दिक्कत। इसलिए हम लगता है कि इसी कारण से उनका ओइनी वैनी में बदल गया। और पूसा के प्रचलित होने के बाद यह पूसा, धौली और पूसा ओइनी, ये दो ऐसे जगह थे जहाँ से कि पूसा जाना आसान था, और पूसा अनुसंधान के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित हो रहा था। तो पूसा से नज़दीक होने के कारण इसका नाम पूसा ओइनी किया गया। ये अंग्रेज़ों के समय में ही हुआ, और बाद में फिर वैनी को हटा दिया गया। तब हुआ क्या कि पूसा जाने का ये रास्ता है, इसलिए इसका नाम पूसा रोड कर दो। इस तरह से ओइनी वैनी में बदला, और वैनी बाद में गायब हो गया। उसके बाद पूसा रोड जब हुआ, फिर काफ़ी दिनों तक पूसा रोड चला। पूसा रोड का पुराना वाला टिकट अगर किन्हीं के पास हो, कूट वाला, तो उस पर देखिएगा स्टेशन कोड में PU भी था। PU भी मतलब पूसा ओइनी, वैनी, भी से वैनी। अंग्रेज लोग वैनी भी से लिखते थे। गूगल पे भी WAINI लिखिएगा तो जल्दी वैनी नहीं आएगा, लेकिन VAINI लिखिएगा तुरंत आएगा। इसलिए PU भी स्टेशन कोड अभी हाल फिलहाल तक रहा है। उसके बाद ममता दीदी रेल मंत्री बनी, बंगाल अभी हावी हुआ, और खुदीराम बोस के नाम से इस स्टेशन का नामकरण खुदीराम बोस पूसा हो गया। यह यहाँ के स्थानीय लोगों की कमजोरी कह लीजिए, या अपने ऐतिहासिक विरासत के प्रति अनभिज्ञता, या उसको स्थापित करने की अनिच्छा, या राजनीतिक संरक्षण का अभाव, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन विद्यापति की ये धरती रही। इतिहास बताते हैं कि विद्यापति ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण करीब 22 वर्ष यहाँ बिताया है। ओइनी के ओइनवार राजवंश की चर्चा हो और इस राजवंश के राजकवि विद्यापति की चर्चा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। विद्यापति की लेखनी ने ओइनवार राजवंश के राजाओं को मिथिला के इतिहास में अमर बना दिया है। विद्यापति अपनी लेखनी के बलबूते हिंदी एवं मैथिली साहित्य के आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। विद्यापति ओइनवार राजवंश के जिन राजाओं के आश्रय में रहकर अपनी रचनाओं को लिखा है, उनके नाम विद्यापति के साहित्य में उल्लेखित हुए हैं। कीर्ति सिंह देव, शिव सिंह देव, भव सिंह देव एवं लक्ष्मी महारानी का नाम विद्यापति के साहित्य में आदरपूर्वक उल्लेखित हुए हैं। वैनी के बारे में मैथिली साहित्य एवं ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि इस स्थल को प्राचीन मिथिला के मैथिल ब्राह्मणों की एकमात्र राजवंश ओइनवार की प्रथम राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, जिसकी स्थापना इसी गांव के निवासी कामेश्वर ठाकुर के द्वारा किया गया था। इसी राजवंश में भोगेश्वर ठाकुर, गणेश्वर ठाकुर, शिव सिंह, लक्ष्मी देवी, भैरव सिंह समेत 17 राजा हुए। इसी राजवंश के तीसरी पीढ़ी के शासक गणेश्वर ठाकुर के राज दरबार में विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर मुख्य सभासद एवं राज पंडित थे। प्रख्यात साहित्यकारों, इतिहासकारों, समकालीन ग्रंथों व अभिलेखों के अनुसार कवि विद्यापति ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 20 से 22 वर्ष यहाँ बिताए थे। कृतिलता जैसे कई ग्रंथों के अलावा पदावली के बहुत से हिस्सों की रचना उन्होंने यहीं रहकर की थी। ओइनवार वंश के तृतीय राजा कीर्ति सिंह के समय महाकवि विद्यापति ने कीर्तिलता ग्रंथ का रचना किया, जो कि ओइनी दरबार में ही हुआ था।
उसके बाद कीर्ति पताका राजा शिव सिंह के राजत्व काल में महाकवि विद्यापति ने कीर्ति पताका की रचना की, जो कि वह भी ओइनी दरबार में ही रचित। पर राजा कीर्ति सिंह यहाँ हुआ करते थे। कीर्ति सिंह के दरबार में राजकवि हुआ करते थे ये विद्यापति। शिव सिंह तो बाद में, उसके पहले कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये पदावली का अधिकांश हिस्सा उन्होंने यहीं रह करते हुए में लिखा है। वो तो अल्सान का हमला हुआ जिसमें शिव सिंह को अल्सान ले गया था, फिर वहाँ से जब विद्यापति उनको छुड़ा के लाए तो ऐसा कहा जाता है कि वो यहाँ से फिर विक्षिप्त हो चुके थे, यहाँ से उनका मोह भंग हो चुका था शिव सिंह का, फिर ये लोग यहाँ से निकल गए। उसके बाद का उपलब्ध हम लोगों को जानकारी इसकी नहीं है। यहाँ वहीनी डी राजा शिव सिंह के दरबार है, जहाँ विद्यापति जी अब थिन, और वहाँ से यहाँ बाबा दिगंबर नाथ के जो है से वो पूजा करे के लिए यहाँ अब थिन। और यह बाबा दिगंबर नाथ के नाम पर ये गांव के नाम विष्णुपुर दिगंबरा है। ओइनी गांव के पहचान पर विद्वानों के बीच कभी कोई विवाद नहीं रहा है। हाल के बीते 2 दशक में इस पर दर्जनों शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आज़ादी से पूर्व डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा प्रकाशित जर्नल में इसे चिन्हित किया जा चुका है। दरभंगा जिला गजेटियर पृष्ठ 33 से पृष्ठ संख्या 34 के अनुसार दरभंगा ओइनवारा के अधीन 1325 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक अस्थिरता की एक अस्थायी अवधि के बाद नियंत्रण में आ गया था, जिसके संस्थापक कामेश्वर ठाकुर थे। इस राजवंश के हिंदू सरदारों को मुस्लिम विजेताओं ने अबाधित छोड़ दिया था, जिन्होंने आगे चलकर पूरे मिथिला के अलावे बंगाल के पंचगौड़ तक विजय प्राप्त कर ली थी। वहीं इस राजवंश से जुड़ी मान्यता एवं ओइनी की पहचान को समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी के अलावे मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के साइट पर अंकित करते हुए प्रतिष्ठापित किया जा चुका है। इसे विशेष रूप से समझने के लिए ओइनवार राजवंश के संस्थापक राजा कामेश्वर ठाकुर के समय की परिस्थितियों पर नजर डालना होगा। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह द्वारा नेपाल से ही अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते रहने के उपरांत मिथिला के शासन का बागडोर ओइनवार राजवंश के संस्थापक कामेश्वर ठाकुर के हाथों में आ गया। ओइनवार राजवंश में कुल 17 राजाओं के शासन का जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इतिहास में इस राजवंश को सुगाना राजवंश के नाम से भी उल्लेखित किया गया है, जिसका शासन उत्तर बिहार, बंगाल एवं नेपाल के तराई क्षेत्रों को मिलाकर बने इस मिथिला राज्य पर 1325 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। इस राजवंश के शासकों ने समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी में विभिन्न जगहों पर अपने नाम के अनुसार नगर बसाकर राजधानी को स्थापित करते रहे हैं। 174 वर्ष के शासन काल में ओइनवार राजवंश के शासकों के द्वारा 10 जगहों पर राजधानी बनाए जाने की बात प्रकाश में आ चुकी है। इन शासकों के द्वारा मुख्य रूप से जो राजधानी बनाई गई थी उनके नाम ओइनी, वीरसिंहपुर, भावग्राम, देवकुली, गजरथपुर, पदमा, विसौली, सुगौना, बरुआर एवं रामभद्रपुर है। कौन थे ओइन ठाकुर एवं कामेश्वर ठाकुर? दरअसल कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के विश्वास पात्र राज पुरोहित कामेश्वर झा आज के समस्तीपुर जिला अंतर्गत पूसा प्रखंड के ओइनी गांव के ही निवासी थे। इतिहास का पन्ना उलटने से यह ज्ञात होता है कि नान्य देव के परवर्ती शासकों के द्वारा जगतपुर निवासी हिंगू ठाकुर के पुत्र एवं जयपति ठाकुर के पौत्र नाथ ठाकुर को सरैसा परगना का ओइनी गांव स्कॉलरशिप के तौर पर दान में मिला था, जिसके कारण नाथ ठाकुर ओइन ठाकुर के नाम से जाने गए। ओइन ठाकुर के प्रपौत्र एवं लक्ष्मण ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र कामेश्वर ठाकुर थे। ओइनवार वंश की पहली राजधानी यही थी, इसमें कोई विवाद नहीं है। जहाँ कहीं भी उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि कीर्ति सिंह का जीवन चरित्र। कीर्ति सिंह यहाँ पे राजा हुए थे। ये दरअसल यहाँ पे गगनौर मिश्र ने ओइनवार वंश की स्थापना की थी।
कुछ लोग गणेश ठाकुर भी उनका नाम बोलते हैं, कुछ लोग गगनौर मिश्र बोलते हैं। एक दरभंगा की प्रोफेसर थी, उनका नाम हमको याद नहीं है, कादम्बनी में उनका एक आलेख छपा था। अगर कभी यह वीडियो उन तक पहुंचेगा तो शायद वो सामने आ जाए। उन्होंने ही इस चीज़ का जिक्र किया अपने अंक में, या कादम्बनी कार्यालय से अगर पता किया जाए, उनका अगर कंप्यूटराइज्ड हो गया होगा तो शायद वहाँ से यह साक्ष्य मिल सकता है कि उन्होंने लिखा था कि यहाँ पे राजवंश, ओइनवार राजवंश की स्थापना गगनौर मिश्र ने की थी, और वो जो थे, वो जो प्रोफेसर साहिबा है, उनके ससुर के वंशज जो थे वो उस दरबार में थे। इसलिए उन्होंने बड़े अधिकार के साथ इस चीज़ को लिखा है। बाकायदा कीर्ति सिंह तक का उन्होंने वर्णन किया था कि कीर्ति सिंह भी यहीं हुए, क्योंकि जो गगनौर मिश्र थे वो उनके वंश में कोई था ही नहीं। तो बाकायदा उन्होंने गोद लिया था, प्रजा में से ही एक को लेकर के उन्होंने राजा बनाया था, और उसके बाद से ये सिंह टाइटल का परंपरा शुरू हो गया था। इसलिए कीर्ति सिंह तक, शिव सिंह का मान लिया कि नाम ना भी मिले आपको, लेकिन कीर्ति सिंह का तो आपको मिलेगा। और कीर्ति सिंह कहाँ पे थे, केवल इसको खोजिएगा तो आपको ओइनी में आपको उसकी राजधानी मिल जाएगी। कामेश्वर ठाकुर के संबंध में विस्तार से जानने के लिए हम आपको आज से 700 वर्ष पीछे लेकर चलते हैं। समय है 13वीं शताब्दी का, जब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बंगाल पर आक्रमण के उपरांत 1323 ईस्वी में गंगा के तटवर्ती इलाकों से होकर वापस बिहार से गुजर रहा था। तब उसे मिथिला के कर्नाट वंशी राजा हरि सिंह के राज्य के बारे में जानकारी मिली। उसने हरि सिंह की राजधानी सिमरावगढ़, वर्तमान में नेपाल के वारा जिला को बताया जाता है, उस पर धावा बोल दिया। लेकिन राजा हरि सिंह ने उसका उचित प्रतिरोध का अभाव जानकर अपने राज दरबार के पुरोहित कामेश्वर झा को शासन भार सौंपकर निनवार की राजधानी मधुबनी जिला के सुगौना में स्थापित किया, जिसके कारण ये सुगौना राजवंश के नाम से भी पुकारे गए। ओइनवार राजवंश के शासक कामेश्वर ठाकुर द्वारा स्थापित इस राजवंश के प्रथम 4 शासक भोगेश्वर ठाकुर एवं गणेश्वर ठाकुर के द्वारा शासन प्रबंधन का कार्य ओइनी से किए जाने का साक्ष्य ऐतिहासिक शोध ग्रंथों से प्राप्त होता है। गणेश्वर ठाकुर की हत्या हो जाने के बाद इनके उत्तराधिकारी छोटे एवं अवयस्क पुत्र मां के साथ निर्वासित जीवन बिताने के लिए अपने ही राज्य में छिपने को विवश हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में ओइनी से करीब 10 किलोमीटर दूर कल्याणपुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी के समीप निर्जन जगह पर इन्होंने शरण ली थी, जो आगे चलकर यह गांव वीर सिंहपुर या वीर सिंहपुर के नाम से जाना गया। इस ऐतिहासिक घटना का जीवंत चित्रण विद्यापति ने अपनी पुस्तक कृतिलता में किया है। गणेश्वर ठाकुर के पुत्र वीर सिंह, कृति सिंह एवं गणराज सिंह करीब 20 से 30 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करने को विवश हुए। आगे चलकर इन्होंने जौनपुर के शासक से सहयोग प्राप्त करके अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किया। इस युद्ध में अपने पितृहंता अलसान को युद्ध में परास्त करते हुए गणेश्वर ठाकुर का ज्येष्ठ पुत्र वीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। मझला पुत्र कृति सिंह 1401 ईस्वी में मिथिला का शासक बना। कृति सिंह एवं राज सिंह की कोई संतान नहीं थी। कृति सिंह के उपरांत कृति सिंह के दादा के भाई 1410 ईस्वी में भव सिंह वृद्धावस्था में राज सिंहासन पर कुछ माह के लिए आरूढ़ हुए। भव सिंह की मृत्यु के बाद भव सिंह के पुत्र देव सिंह देव शासक हुए, जिन्होंने पहली बार ओइनी से राजधानी हटाकर लहरियासराय के निकट देकुली में राजधानी स्थापित किया। इस तरह ओइनी करीब 75 वर्षों के आसपास राजधानी के रूप में शासन का केंद्र बिंदु बना रहा। विद्यापति की कर्मस्थली ओइनी। मिथिला क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो विद्यापति की पदावली एवं नचारी न सुना हो। विद्यापति के जन्म के 700 साल के बाद भी विद्यापति का व्यक्तित्व सिनेमाई करिश्मा से परिपूर्ण है। विद्यापति के गीतों की मिठास और सपाट बोधगम्यता आम लोगों के जिह्वा पर काबिज हो गई है, और यही कारण है कि सिनेमा के पर्दे पर राज कपूर साहब से लेकर आज के कलाकारों को विद्यापति बार बार आकृष्ट करते हैं। विद्यापति की पदावली एवं नचारी गाकर शारदा सिन्हा
स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। साहित्य एवं इतिहास के ऐसे कितने ही अन्वेषी छात्र एवं अध्यापक हैं जिनके शोध का केंद्र बिंदु आज भी विद्यापति ही है। सवाल उठता है कि विद्यापति का किशोरावस्था क्या ऊँइनी में व्यतीत हुआ है? महाकवि विद्यापति ने अपने साहित्य में निजी जीवन के बारे में कोई चर्चा नहीं के बराबर की है, किंतु जनमानस में प्रचलित मान्यताओं के अलावे विद्यापति के साहित्य एवं समकालीन टीका टिप्पणी में इस ओर इशारा मिलते हैं। विद्यापति के बारे में अधिकांश तथ्य विद्यापति के साहित्य और जनश्रुति से ही प्राप्त हो रहे हैं। विद्यापति के बारे में मान्यता है कि विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर राजा गणेश्वर के राज दरबार में सभा पंडित थे। मान्यता यह भी है कि विद्यापति अपने पिता के साथ राजा गणेश्वर के राज दरबार में हमेशा जाया करते थे। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, राजा गणेश्वर की राजधानी ऊँइनी में ही था और विद्यापति अपने पिता के साथ राजा गणेश्वर के राज दरबार में बराबर जाया करते थे। विद्यापति का घर मधुबनी जिला के विस्फी ग्राम में था। ऊँइनी से विस्फी की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। सवाल उठता है कि विद्यापति ऊँइनी स्थित राजा गणेश्वर के राज दरबार में विस्फी से अपने पिता गणपति ठाकुर के साथ पैदल, रथ, घोड़ा आदि सवारी के माध्यम से ही आते रहे होंगे। रास्ते में गंडक, बागमती, कमला जैसी 3 नदियों का पार घाट है। यह कहीं से संभव नहीं है कि विद्यापति ऊँइनी स्थित राजा गणेश्वर के राज दरबार में अपने पिता गणपति ठाकुर के साथ यहाँ नित्य आते रहे होंगे। इस परिस्थिति में संभावना यह है कि विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर ऊँइनी स्थित राजा गणेश्वर के राज दरबार या इसके आसपास ही निवास करते थे। राजा गणेश्वर का शासनकाल 1360 से 1371 ईस्वी तक रहा है और इस समय विद्यापति की अवस्था 10 से 12 साल की रही होगी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विद्यापति शिव सिंह के बाल सखा थे। यहाँ एक तथ्य और सामने आता है। विद्यापति विद्या अध्ययन पंडित हरि मिश्र के सानिध्य में किया था। पंडित हरि मिश्र का भतीजा पक्षधर मिश्र विद्यापति के सहपाठी थे। संभव है कि राजा शिव सिंह भी पंडित हरि मिश्र के गुरुकुल में रहकर पढ़ाई किया हो। साथ ही राजा गणेश्वर के पुत्र कृति सिंह, राज सिंह एवं वीर सिंह का अध्ययन स्थल पंडित हरि मिश्र का गुरुकुल ही रहा हो। विद्यापति ने कृति सिंह एवं शिव सिंह के संबंध में खुद को खेलन कवि कहा है। पंडित हरि मिश्र के गुरुकुल की स्थिति पर अनुसंधान की विशेष आवश्यकता है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विद्यापति कम उम्र में ही रचना करने लगे थे और करीब 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कृतिलता की रचना की थी। विद्यापति अपने साहित्य में ही स्वयं को खेलन कवि कहा है और यह तथ्य विद्यापति के ऊँइनी में कुछ समय व्यतीत किए जाने की ओर इशारा करते हैं। या स्पष्ट रूप से कहा जाए तो विद्यापति का बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था ऊँइनी में ही बीता है। विद्यापति ने कृति सिंह के राजत्व काल में कृतिलता का प्रणयन किया था और उस समय राजधानी ऊँइनी ही था। विद्यापति ने 1402 से 1405 ईस्वी के बीच कृतिलता की रचना को पूरा किया था। संभवतः इसी समय विद्यापति ऊँइनी राज दरबार में राज पंडित के पद पर आसीन हो चुके थे। ऊँइनवार राजवंश में विद्यापति का जुड़ा बचपन काल से ही था, इसलिए कि उनके पिताजी गणपति ठाकुर कामेश्वर ठाकुर के राज पंडित थे, तो बाल्यकाल यहीं गुजरा और 1372 ईस्वी में राजा गणेश्वर ठाकुर की हत्या हुई असलान के द्वारा, जिसमें विद्यापति उस समय दरबार में ही थे और राज परिवार के सभी सदस्यों के साथ वीरसिंहपुर में अपना निवास बनाए और गणेश्वर ठाकुर के बड़े पुत्र का ही नाम वीर सिंह था, इसीलिए वीरसिंहपुर के नाम से वह गांव आज भी प्रचलित है। ऊँइनी गांव का पुरातात्विक 1 किलोमीटर उत्तर वैनी गांव में 2 डीह हैं जिसे शिव सिंह डीह के नाम से जाना जाता है। दोनों डीह के बीच में 100 मीटर का फासला है। पश्चिम वाले डीह पर बकायदा पंचायत भवन का नींव डालकर इस गांव के इतिहास को मटिया मेट करने का
भरसक प्रयास किया गया है। वहीं पूर्व की ओर वाले डी पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मंदिर बनाकर धार्मिक कार्य किया जा रहा है। हालांकि इस स्थल के आसपास नरसिंह मंदिर होने की चर्चा रही है, जिसके अवशेष का कुछ टुकड़ा खेतों से जुताई के क्रम में यहाँ मिला है। इस काले पत्थर के इस टुकड़े को देखने पर नरसिंह भगवान की आकृति का अनुमान किया जा रहा है। यहाँ मिट्टी के बर्तन, काले पत्थर की मूर्ति का खंडित अवशेष, अल्युमिनियम का कड़ा, मानव कंकाल, जांता, कौड़ी, घिसा हुआ सिक्का प्राप्त हो चुका है। जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उनमें गुप्त काल एवं मुगल काल के अवशेषों की प्राथमिकता है। स्थानीय विद्वानों की मान्यता है कि ओइनी गांव को 2 बार विदेशी आक्रांताओं ने पद दलित किया था। पहली बार राजा गणेश्वर की हत्या के उपरांत अलसान के सैनिकों ने ओइनी में भयंकर रक्तपात मचाया था। एक विशेष वर्ग के मंदिरों, मकानों को जमींदोज कर दिया गया था। राज दरबार से जुड़े कर्मचारियों को जिंदा दफना दिया गया था। ओइनवार राजवंश से जुड़े सभी लोग ओइनी से पलायन करने को मजबूर हो गए थे। अलसान के सैनिकों का तांडव आसपास के 50 किलोमीटर के इलाके में स्थित भग्नावशेष मंदिरों के टीले पर आज भी दिखता है। दूसरी बार राजा शिव सिंह के पंचगौड़ विजय के बाद जौनपुर के सरकी शासक इब्राहिम शाह के आक्रमण के समय दरभंगा के गजरथपुर को नेस्तनाबूद करने के उपरांत शिव सिंह के पैतृक राजधानी ओइनी को पुनः तहस नहस कर दिया गया, जिसके कारण ओइनी का अस्तित्व फिर से मिट्टी में मिल गया। वैनी में 2 तरह का पुराना कुआं दिख रहा है जो अभी सुरक्षित अवस्था में है। वैनी पंचायत के वार्ड संख्या 12 माली टोला के कुआं में घर का गंदा पानी गिराया जा रहा है। इस कुएं की उम्र का सत्यापन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन इस कुएं का व्यास 1 से 1.25 मीटर के करीब है। यह कुआं चकले वैनी के वार्ड नंबर 12 में अवस्थित है, जो ढाब में है, और यह लगभग 1896 का सर्वे जब ब्रिटिश सरकार करवाई थी उस समय में यह कुआं है और अभी भी वर्तमान है। इसकी गहराई लगभग 100 से 125 फीट के अंदर में होगी। अभी इसकी स्थिति जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ गई है, क्योंकि अब लोग कुएं का उपयोग नहीं करते हैं। नहीं तो पहले यह बहुत चालू था। यह आपको चकले वैनी से पूरब जो रास्ता आता है एक पैरिया और ढाब की तरफ, उसी में यह अवस्थित है। और इसके बाद जो है सो नाहर है, जस्ट बगल में जमुआरी है, उसके बीच में यह कुआं अवस्थित है और आज का नहीं है, बहुत पहले का सर्वे है। जब भी नापी वगैरह होता है तो इसका उपयोग किया जाता है इसमें। शिव सिंह डी के उत्तर जमुआरी नदी के पश्चिम वैनी मठ है, जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस मठ के मकान को देखने से लगता है कि इसका निर्माण 300 से 400 साल पूर्व किया होगा, लेकिन इसी मठ के मकान की नींव को देखने से ऐसा लगता है कि इसके नीचे के हिस्से का ईंट अलग प्रकार का है और ऐसा महसूस होता है कि नींव के ऊपर का भाग का निर्माण किसी विध्वंस के बाद निर्माण किया गया संरचना है। वैनी मठ के सटे दक्षिण तालाब है, वहीं मठ के सटे उत्तर पुराना कुआं है। मठ के समीप के कुएं का ईंट एवं मठ के मकान के नींव का ईंट एक समान है, जिसे लोग बोलचाल में खजुरिया ईंट कहते हैं। संभवतः मठ का कुआं एवं मठ के नींव का हिस्सा गुप्त काल के पहले की संरचना है। शिव सिंह डी से प्राप्त मृदुभांड पूर्वोत्तर गुप्त काल की है, जिसकी पुष्टि केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन निदेशक फणिकांत मिश्र के द्वारा किया जा चुका है। वैनी मठ के वर्तमान मठाधीश महंत डॉक्टर नरसिंह दास के मुताबिक इस मठ से जुड़े 2 और मठ थे, जो संरचना में इसी प्रकार के थे। मैं नरसिंह दास हूँ और हमारे गुरु महाराज संजय नारायण दास जी महाराज बहरवन बेलाही में रहते हैं, मधुबनी में। और जो स्ट्रक्चर इस मठ का है सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर वहाँ भी बना हुआ है, लेकिन वह इससे ज़्यादा पुरानी अवस्था में है और ध्वस्त हो चुका है।
लेकिन जो आप जो जानना चाह रहे हैं, जो आपने ईंट का सर्वे किया है, यह पतली ईंटों से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसका क्या मतलब होता है सो आप समझिए। सातनपुर वाला छूट गया। और एक मठ महिषारी में है तो वो ध्वस्त हो चुका है, पूरा जमींदोज हो गया है, उसमें कुछ बचा नहीं है। उसकी खुदाई करने से जो मिले तीनों मठ का तीन मठ एक साथ थे, जी। वैनी, महिषारी और बहरवन, और तो कुल मिला के 777 बीघा ज़मीन थी, जो सीलिंग के बाद 76 बीघा समथिंग तीनों मठ को अलॉट किया गया। 12.5 बीघा महिषारी में है, 25 बीघा के आसपास मधुबनी है, और 51 बीघा यहाँ है, जिसमें से 3-4 बीघा नज़र आ रहा है। बाद बाकी के लिए खोज चालू है, उसको खोजा जा रहा है। सीओ को भी ऑर्डर आया है, देखिए कब तक वो लोग एक्शन लेते हैं। 25 जून 2011 ईस्वी को वैनी के शिव सिंह डी पर नरकंकाल मिल चुका है, जबकि वहां एवं इसके आसपास श्मशान होने का कहीं से प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कंकाल की मुद्रा बैठने की स्थिति में था। 25 जून 2011 से पूर्व इस स्थल से एक और नरकंकाल प्राप्त हो चुका था। नरकंकाल के सम्यक जांच के प्रति प्रशासनिक रवैया उदासीन रहा है, जिसके कारण आज तक नरकंकाल पर रहस्यनुमा चादर पड़ा हुआ है। वैनी के शिव सिंह डी पर अतिक्रमण का मामला चिंता का विषय है। इस स्थल को तहस नहस किए जाने का समुचित प्रयास किया जा रहा है। अभी वैनवार वंश की मिथिला की प्राचीन राजधानी में एक बार हमने डीएम को आवेदन दिया था, जिसमें सीओ साहब से आए थे नापी करने, तो बताए यहाँ 3 एकड़ इस ग्रुप का ज़मीन है, और यहीं पर इसी रकबा में 3 एकड़ ज़मीन है जो कि ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण है। अभी वर्तमान में मुश्किल से 5-7 कट्ठा जगह ही बचा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों की उपेक्षा इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं तो जिम्मेदार मानता हूँ। अब मेरी ही बात ले लीजिए कि मैं इस चीज़ को उजागर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ूँगा मुझे पता है कि यहाँ के लोगों को लगा रही है इसमें ज़रूर कुछ बात है। दरअसल यहाँ पे अधिकांश हिस्सा ज़मीन पे लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। अब उनके नाम से पर्चा बन चुका है, उनके नाम से कागज़ बन चुके हैं। आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें कई को तो पता भी नहीं होगा कि ये ज़मीन मेरी नहीं है, तब तो वो उसको अपना समझ रहे हैं। तो जैसे ही इसका इस लेवल पे कोई काम होगा, स्वाभाविक है कि उन लोगों को तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार तो इनको मुआवजा देगी नहीं। तो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि भैया अगर ये उजागर हो गया तो हम लोगों के अधिकार से ये ज़मीन चला जाएगा, इसलिए भी बहुत लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। पंचायत सरकार भवन के नाम पर डी को बेतरतीब खुदाई करके भवन निर्माण की आड़ में बहुमूल्य पुरातात्विक अवशेषों को चुन चुनकर गायब कर दिए जाने की चर्चा जन सामान्य में है। आज शिव सिंह डी के जमीन को खेत के रूप में आबाद किया जा रहा है। शिव सिंह डी से आधा किलोमीटर पूर्व काली माता का प्राचीन गह्वर है, जहां इसके चारों ओर नया निर्माण किया जा चुका है। इस स्थल को देखने से एवं शिव सिंह डी के समीप होने से लगता है कि यह भाग कभी शिव सिंह डी का ही हिस्सा रहा होगा। अब यहाँ सिर्फ एक डी ही बचा है, और बचा है सिर्फ वैनवार राजवंश की यादें, जिसकी 7 पुश्तों के 17 शासक कभी मिथिला राज्य पर 174 वर्षों तक शासन किया। लेकिन इस राजवंश को याद किए जाने के और भी कारण हैं। इस राजवंश के शासकों ने भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता को प्रश्रय दिया। वैनवार राजवंश के शासकों ने साहित्य एवं कला की समृद्धि के लिए अपने राज दरबार को हमेशा खुला रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र में इस राजवंश का आश्रय पाकर गोनू झा, गंगेश उपाध्याय, विद्यापति, दामोदर मिश्र, मुरारी कवि, श्री दत्त, हरिहर जैसे दर्जनों विद्वान मिथिला साहित्य के आकाश में आज भी चमक रहे हैं। राजा शिव सिंह के बाल सखा महाकवि विद्यापति जिस मिट्टी में खेलकर जवान हुए, दक्षिण बिहार के साम्राज्य लोभी अलसान दोस्ती की आड़ में जिस धरती पर रक्तपात मचाया,
करीब 75 वर्षों तक मिथिला राज्य के राजधानी के रूप में शासन का केंद्र बिंदु रहा। वह स्थल जिला स्तर पर आज महत्वपूर्ण स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। प्रशासनिक उपेक्षा का खामियाजा यहाँ हर स्तर पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ 5 पंक्ति में इसके इतिहास बोध पर रोशनी डालकर कर्तव्यों का इतिश्री कर लिया गया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा विद्यापति कर्मभूमि उत्थान मंच के माध्यम से इस स्थल को विकसित किए जाने को लेकर प्रशासन के समक्ष लगातार मांग की जाती रही है। विद्यापति कर्मभूमि उत्थान मंच के अध्यक्ष रमेश झा उर्फ गुलाब झा प्रशासन की घोर उपेक्षा से दुखी हैं। 2008 से अब तक जितने जिलाधिकारी आए हैं लगभग 4 बार 5 बार मिलकर के उनको उत्थान के लिए आवेदन दिया, जो कि उन्होंने आज तक आना भी उचित नहीं समझा। जिला प्रशासन के कोई जिलाधिकारी या कोई अधिकारी अभी तक, एक बार एसडीओ आए थे, अभी तक जिलाधिकारी का दौरा नहीं हुआ है। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर 3 बार यहाँ के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, डॉक्टर फणिकांत मिश्र, लेकिन उत्खनन का कोई कार्य नहीं हो सका। राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से उपेक्षित है, जो कि अन्यायपूर्ण है। इतना बड़ा धरोहर है और इस पर कोई प्रयास, सार्थक प्रयास आज तक नहीं हो पाया। विद्यापति के नाम पे फिलहाल बस वही एक हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर होगा, 800-900 मीटर की दूरी पर एक टीला है। और उसके वहाँ पर सर 2 टीला देखा जा रहा है। हाँ, अब एक ही टीला है। एक टीला जो था वो केवल यहाँ के, इसमें भी स्थानीय लोगों की ही बात मैं कहूँगा, उनकी उपेक्षा के कारण उसको खोद के और पंचायत सरकार भवन बना दिया गया, की बुनियाद डाल दी गई। तत्कालीन मुखिया के प्रतिनिधि से मैंने आग्रह किया तो वो तैयार हो गए थे कि पंचायत भवन बनेगा तो मैं यहाँ पे एक विद्यापति की प्रतिमा लगा दूंगा। तो अगर वहाँ अभी भी, मेरा विश्वास है कि अगर वहाँ अभी भी आधिकारिक रूप से थोड़ी गहरी खुदाई हो तो कुछ अवशेष मिलेंगे। इसलिए मेरा अनुमान है कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं 5वीं-6वीं में था, तकरीबन 1975-76 का मामला होगा, और जब उधर से हम गुजरते थे तो मुझे वो बारिश के दिनों में भूरी पैसा, जिसका महत्व हम अब समझे हैं जाकर के, वो पैसा क्या था उस समय, उसको हम लोग खेलते थे उससे। तो मुझे वहाँ पे 2-3 पैसे मिले हैं पुराने तांबा के, घिसे हुए, कुछ 1-2 मिले थे जिस पर कि नक्काशी भी किया हुआ, 1 पैसा बाकायदा लिखा हुआ था। तो हम समझते थे पहले ना कि इस पैसे में कोई छेद कर दिया है, लेकिन आज जब कहीं कहीं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कितनी बड़ी संपत्ति खो दी। मेरी शादी तक वो मेरे कमर, मेरे डायरेक्ट डोर से बंधा हुआ था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया, मिसप्लेस हो गया, कहीं रखा गया, फिर वो दिमाग से निकल गया। तो वहाँ पे ईंट का टुकड़ा, वो खपटा जिसको बोलते हैं, मिट्टी का पतला पतला टुकड़ा, वो नक्काशी किया हुआ, वैसी नक्काशी आजकल जो खपड़ा बन रहा है वो नहीं मिलता है वैसा। आखिर वो कहाँ से आए? यहाँ पे हल जोतने के क्रम में एक कलश निकला था। ये सारे मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब आधार हैं हमारे पास। अभी भी एक यहाँ पे एक है, दूसरा टोली में जाइएगा वो काली स्थान के पास, तो वहाँ पे एक मजदूर होगा, वो आपको बताएगा कि वहाँ पे एक खेत है, वहाँ पे अभी भी एक बहुत बड़ा बाथ टब जैसा एक मिट्टी का है, जो खुदाई के क्रम में लोगों ने निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकाल नहीं पाया तो उसको मिट्टी में ही दबा छोड़ दिया। यहाँ से कलश निकला था, कुछ प्राचीन आकृतियाँ निकली थी, कुछ प्राचीन आकृति तो अभी भी दुर्गा स्थान में है, जैसे एक पत्थर की आकृति निकली थी खुदाई के क्रम में। तो ये सब आधार हैं जो यहाँ पे यदि खुदाई की जाए, जब मामूली खुदाई में इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। हमारे यहाँ एक अनिल सिंह जी हैं, उनको उनके खेत में ही ये कलश मिला था, जिसमें लोग कहते हैं कि जिस समय खुदाई हुई थी उस समय उसमें कुछ रहा होगा, क्योंकि आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब खोला गया तो उसमें मिट्टी भरा हुआ था। तो यह भी अपने आप में एक कहानी है। और अनिल बाबू इसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने बाद में जाकर के मोतिहारी में किसी संग्रहालय में जाकर के दे दिया है, बाकायदा उसका रिकॉर्ड है, वो यहाँ की खुदाई से निकला था।
जिले भर में विद्यापति से संबंधित एक विद्यापति नगर है, जबकि यहाँ उन्होंने सिर्फ पतित पावनी गंगा का आह्वान किया था और मोक्ष प्राप्त किया था। जहाँ विद्यापति ने अपना बहुमूल्य समय बिताया, उस ओइनी का सरकारी स्तर पर कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। अब तो इस गुमनामी का दंश झेल रही इस ऐतिहासिक धरती के एक हिस्से पर पंचायत सरकार भवन की बुनियाद डालकर इस इतिहास को मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह स्थल धीरे धीरे प्रशासनिक अतिक्रमण का शिकार होने लगा है। जिन्हें इस स्थल का विकास करना चाहिए था, उनके द्वारा पंचायत सरकार भवन बनाकर इस स्थल की महत्ता को विनष्ट किया जा रहा है। आखिर विद्यापति धाम आज प्रसिद्ध हुआ, क्यों प्रसिद्ध हुआ? विद्यापति ने वहाँ कितना समय बिताया? मुश्किल से 3 या 6 महीने, क्योंकि अंतिम समय में वो वहाँ पहुँचे हैं और चलते चलते जब वो थक गए हैं तो एक जगह जम गए हैं और प्राण त्यागने से पहले उन्होंने बस एक ही शब्द कहा है कि अगर आप माँ हैं और मैं आपका पुत्र हूँ, मेरी आस्था और निष्ठा अगर सही है तो अब देखना है कि आप मुझसे मिलने आती हैं कि नहीं। और यहीं पे तो गंगा चमथा घाट से झमटिया जिसको बोलते हैं, उसका नाम ही झमटिया इसलिए पड़ा कि एक धमाके के साथ उस समय के लोग बताते हैं कि पीढ़ियों से कहानी आई है इस पीढ़ी तक कि एक धमाके, एक उफान जैसा आता है वैसा हुआ गंगा चमथा से, एक नई धारा फूटी है और वो विद्यापति नगर में इनको समेटते हुए और आगे जाकर के फिर से गंगा में मिल गई है। वहाँ पे यू स्ट्रक्चर है विद्यापति मंदिर। तो वहाँ भी तो क्या विद्यापति कुछ देर बिताए समय, उसके बाद वो पलायन परलोक धामवासी हो गए। वहाँ के स्थानीय लोगों ने जागरूकता दिखाई और उन्होंने अपने विधायक सांसद पे जोर बनाया, तब जाकर के वहाँ पे वो है। यदि वहाँ के लोग जमीन के लोभ में पड़ गए होते तो आज विद्यापति धाम नहीं होता। तो यहाँ मानसिकता का बात है, मानसिकता की बात है केवल। यहाँ के लोगों ने चाहा ही नहीं कि यह कभी विद्यापति धाम के रूप में विकसित हो या विद्यापति के रूप में प्रचलित। अब बताइए ना कि वो ओइनवार वंश से जुड़े हुई बात थी, ओइनी का नाम खुदीराम बोस पूसा हो गया, विद्यापति के नाम पे भी हो जाता तो एक बात थी, खुदीराम बोस पूसा हुआ, इसका विरोध किसी ने यहाँ के लोगों ने नहीं किया भाई। इसलिए इन चीज़ों पे अब देखना है कि नई पीढ़ी अब इसमें कभी कोई जागरूक होती है। मुझे तो शक लग रहा है, क्योंकि अब तो नई पीढ़ी में कितनों को पता भी नहीं है कि ओइनी क्या चीज़ है, वे तो वह नहीं समझ रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। अब समय आगे इजाज़त नहीं दे रहा है। एक बार फिर हम एक नए पुरातात्विक स्थल की गोल्डन स्टोरी लेकर आप तक आएंगे। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमेशा अपडेट पाते रहने के लिए न्यूज़ भारत टीवी के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें या फिर न्यूज़ भारत टीवी के वेबसाइट पर विजिट करें।